एंड वेलकम बैक टू लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर इस्माइल बुलैदी साहब ऑफ द JUIF, हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद खान साहब सेनेटर ऑफ ANP, और हमारे साथ अब मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, वज़ीर कानून है पंजाब के। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने भी वक्त निकाला आज। बुलैदी साहब, आप अगर बता दें कि किस तरफ आपको जाता हुआ दिखता है ये मामला, और दूसरा ये भी कि आज़म स्वाति साहब अब इमरानी सुनामी में बह गए हैं। स्वाति का खैर ज़ाती मामला हो सकता है, उसमें मैं समझता हूँ कि हर एक जमात में आज़ाद है, और हमारी जमात है वो जमातों में से नहीं है कि कोई अगर इख्तिलाफ राय रखता है, अगर निकलता है तो उन पर हम प्रेशर डालें तो वो यकीनन बड़ा पशुमान होगा, और वो उसकी मर्ज़ी है, वो एक ज़ात है, उसमें कोई उसके साथ बंदे भी नहीं है। पहले भी उस पर लोगों ने शक व शुबात का इज़हार किया था। दूसरा ये कि ये जो मौजूदा सिचुएशन पर आपने मुझे सवाल किया जी, तो ये यकीनन एक तशवीशनाक सूरत हाल है, और ये जो मेमू का मसला इस वक्त इनका इंतखाब किया गया, इसमें कोई ज़रूर पस पर्दा कोई बात है, और मैं समझता हूँ कि बैरूनी एक साजिश भी हो सकती है पाकिस्तान के इन मौजूदा हालात में, कि जबकि पाकिस्तान इदारों ने यह फैसला किया कि जब 26 जुलाई को जो हमला हुआ था, इसके रद्द अमल में शमसी एयरपोर्ट को भी खाली कराया गया, और इसके अलावा हमने ये भी किया कि नीटू सप्लाई को बंद किया गया, और बोन कॉन्फ्रेंस में हम नहीं गए। तो इसके इस वक्त जो ये हालात थे, तो अमेरिका का वो शहरी जो कि अमेरिका का शहरी है, और उन्होंने यहाँ एक मेमू का एक मसला उठाया और उसको यहाँ एक इदारिया के तौर पर भेजा। तो मैं समझता हूँ कि बैरूनी साजिश भी हो सकता है, लेकिन मेमू का जो भी मसला है, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। सुप्रीम कोर्ट इसका 19 तारीख को समात करेगी। जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उस पर कानूनी तौर पर उस पर अमल दरामद होना चाहिए, और एजाज मंसूर की इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि वो इस तरह के वाकयात को इस तरह पेश करे, और ये जो मौजूदा यहाँ एक साजिश के तहत जमहूरियत और इदारों का टकराव पैदा करना, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ज़्यादती होगी, और हमें ये सबक हासिल करना चाहिए कि अगर हमने ये जितना कमज़ोर जमहूरियत हो तो तीसरी कुव्वत से या माशाअल्लाह से बेहतर है, और हमें ये एतराफ़ करना चाहिए। चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम ने आज लाहौर में मौलाना फजल रहमान ने 2 दिन का हमारे जमीयत उलमा इस्लाम का जनरल कौंसल का अहम इजलास तलब किया है। अभी मैं उस इजलास से आ रहा हूँ, हम कल और परसों बैठेंगे, ये मौजूदा करंट सिचुएशन पर हम बात करेंगे, वो हम पर गौर जायजा भी ले रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम। लेकिन मैं एक बात वादे कर देना चाहता हूँ कि हम कोई गैर आईनी जो इकदाम होगा, जमीयत उलमा इस्लाम इसकी हिमायत नहीं करेगा। और जहाँ तक हमारे जो बड़े एक पार्टी जो उसका बड़ा एहतराम है, पंजाब से उनका ताल्लुक है, मियाँ नवाज शरीफ वो बड़े सियासतदान है, बड़े शख्सियात है, उनको सुप्रीम कोर्ट की बजाय उसको पार्लियामेंट में आना चाहिए था, जबकि पार्लियामेंट के उसके नुमाइंदे मौजूद थे, अपोजिशन लीडर भी उनका था। इसको अंडर डिबेट पार्लियामेंट में करना चाहिए था। वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए और पिटीशन दाखिल की। अब उनका कहना है कि जी मैं गैर आईनी कोई इकदाम होगा इसकी सपोर्ट नहीं करता हूं, जैसा कि हमारे साहबी तजिया निजाम ने कहा कि अब आपके हाथ से पत्ता निकल चुका है, अभी किसी और के हाथ में है। अगर वो कुछ हो गया तो इसमें भी मुर्द इल्जाम इनको ठहराया जाएगा कि आपको जमहूरियत पार्लियामेंट पर एतबार नहीं था। ठीक है बुलैदी साहब। ओके, राना सनाउल्लाह साहब, आप ये बताइएगा कि एक तो यही बात पार्लियामेंट में क्यों नहीं गए, क्योंकि इस पर हम जाहिर है तबसरा भी बहुत कर चुके हैं, इस सवाल का जवाब भी आपसे बहुत दफा ले चुके हैं। लेकिन अगर आप ये बता दें कि एक जो कल लाहौर में दिफा पाकिस्तान रैली होने जा रही है, उस हवाले से जो नून लीग को भी दावत दी गई, क्या उसमें आप शिरकत करेंगे? क्या नून लीग शिरकत करेगी? देखिए, जहाँ तक इस बात का यानी ये सवाल है कि हम पार्लियामेंट में क्यों नहीं गए, इसका तो एक ही जवाब है कि पार्लियामेंट को जो बेवकूफ़ किया गया है उसकी वजह से हमें इस बात के ऊपर कोई एतमाद नहीं था। देखिए, एक बात जो है ये बड़ी मुसलमा है कि जो फौज है उसमें से वो जर्नैल निकाल के जो इक़्तिदार के ऊपर कब्जा करते हैं, फौज के साथ और जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके साथ कौम की जज्बाती वाबस्तगी है।
अब अगर जिम्मेदार ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोग जो है हमारे इन दोनों यानी फौज के अदारे को भी किसी और के हाथ में देने और न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी किसी दुश्मन कुव्वत कह लें या कोई यानी दूसरा मुल्क जो है उसके हाथों में देने की अगर बात करेंगे तो ये एक पूरी कौम का कंसर्न तो होगा। या तो ये कि ये बात हुई थी, ये बात सामने ना थी, लेकिन जब ये बात सामने आ गई और प्रेमाफशाई इसकी जिम्मेदारी एक किरदार के ऊपर जो है वो फिक्स करके उसको जो है वो फारिग किया गया, तो अगर इसकी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर भी आती है तो वो भी स्टेप डाउन कर जाए। इसमें मार्शल लॉ कहाँ से आ गया? और इसमें जो पार्लियामेंट है वो कोई इंक्वायरी कमीशन या कोई इंक्वायरी का इदारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर करे, और नवाज शरीफ साहब जो वहाँ पे गए हैं वो किसी को इल्ज़ाम देने नहीं गए, किसी को मुजरिम ठहराने नहीं गए। उन्होंने तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ये सदा की है कि ये कौमी अहमियत का मसला है, इसके जो फैक्ट फाइंडिंग है वो करवाई जाए और कौम को उससे आगाह किया जाए। तो कौम को क्यों ना आगाह किया मतलब जाए? हम यहाँ तक तो आपकी बात से यही लगता है कि हुसैन हक्कानी साहब ने ये खत अकेले लिखा है या नहीं, अगर इसमें कोई साथ मिला हुआ है तो वो एक्सपोज हो जाए, वो स्टेप डाउन कर जाए। उसके अलावा तो हम कहीं देख ही नहीं रहे ना, मतलब कहीं दाएं बाएं कोई और चीज, कोई और एंगल, कोई सऊदी विजिट्स, उस पर और हमारी नजर ही नहीं जाती। नहीं देखें, हमारी तो सोच महदूद है ना, हम तो सिर्फ एक वन ट्रैक देखते हैं, नहीं राना साहब? नहीं देखें, उसमें बात ये है कि ये जो मेमो जो लिखा है हुसैन हक्कानी साहब ने, अगर ये साबित होता है, अभी तो क्योंकि ये अंडर इंक्वायरी है मसला, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कल को साबित होता है या नहीं होता, लेकिन अगर ये साबित होता है तो क्या उनको यानी सऊदी अरब से किसी ने कहा था, उनको बाहर से किसी ने कहा था? अगर उन्होंने किसी से पूछा है, किसी से इजाजत ली है, तो जिन लोगों से ली होगी वो सबके इल्म में है। तो बात यह है कि कोई आदमी भी इस किस्म की अगर वो गुफ्तगू करता है एक जिम्मेदार सीट के ऊपर बैठ के, तो उसे फिर अपनी जिम्मेदारी जो है वो कबूल करनी चाहिए, कौम से माफी मांगनी चाहिए, और ये हकीकत कौम के सामने क्यों नहीं आनी चाहिए? इसकी यानी क्या रीजन है कि जो ये कहा जाता है? लेकिन अगर जनरल जेम्स जोन्स का एफिडेविट आप देखिए तो उसके बाद तो लगता है कि शायद गेम ओवर हो गया हो। नहीं देखें, बात यह है कि किसी भी यानी गैर मुल्की जनरल के बात के ऊपर जो है वो आप पूरी कौम को मुतमईन नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक पाकिस्तानी अमेरिकन अगर बोले तो उसकी बात पर कौम नहीं, हम उसकी बात पे यकीन भी नहीं कर सकते। मंसूर एजाज की बात पे हम बिल्कुल यकीन नहीं करते, लेकिन एक बात सामने आई है और उस बात में जोर पैदा किया है गवर्नमेंट ने। किसने कहा था इनको कि जनाब वज़ीर आज़म साहब पार्लियामेंट में जाएं, या पहले DGISI जो है वो गया, उनको कौम ने भेजा था, या मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि आप 22 अक्टूबर को जाएं और वहां पे जाके सारी इंक्वायरी करके आए, फिर गवर्नमेंट के साथ बैठे? और किसने कहा था वज़ीर आज़म को कि वो पार्लियामेंट में आए और कहें कि जी हुसैन हक्कानी को आना पड़ेगा यहाँ पे, उसको सवालात के जवाब देने पड़ेंगे, उसको जो है वो सारी सूरत हाल वाज़ेह करनी पड़ेगी और फिर उससे आप रिजाइन ले लें? तो ये सारी चीजें जो हैं इस पूरी यानी इस मामले में जो ये यानी कम्प्लेक्सिटी है या जो इसमें जो ये शिद्दत आई है, ये तो गवर्नमेंट ने खुद ये सारा कुछ किया है। अच्छा, ये सियासी इंतशार का वक्त है इस वक्त, आप ये सियासी इज्तिमा जो कल होने जा रहा है लाहौर में, इसको आप कैसे देखते हैं? और ये सारे जमहूरियत से बेजार लोग ही उसमें क्यों शिरकत कर रहे हैं? नहीं देखें, मैं तो उनमें से किसी को भी जमहूरियत से बेजार नहीं समझता। ठीक है, एक इलेक्शन का उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन अब आइंदा तो वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और उनका ये जो जलसा है लाहौर में, इससे भी ये साबित हो रहा है कि वो इलेक्शन की भी तैयारी कर रहे हैं, और शायद MMA भी इन मेकिंग है। जरा पूछे, हाँ जरा बता दें कौन? हाफिज मोहम्मद सईद साहब और कौन से लोग इलेक्शन वाले जो कल के समीउल हक साहब? पहले कौन से इलेक्शन में थे? मुझे तो मौलाना फजल रहमान साहब का पता है कि वो वहाँ पे आ रहे हैं और तकरीर कर रहे हैं। बुलैदी साहब, मौलाना साहब जा रहे हैं? बुलैदी साहब, मौलाना साहब जा रहे हैं? ये मैं मौलाना साहब का अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि वो जाएंगे, लेकिन वो जितने भी जमातों के जलसे होते हैं तो और दूसरे को अगर जाना वहाँ अपने इज़हार ख्याल करना कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मैं इससे फ़ायदा उठाते हुए राना साहब का एक जवाब देता हूँ कि वो कह रहे थे कि जी इसमें कोई माशाल्लाह की और या मुल्क के ये जो अहम इशू था मेमू, इसलिए नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट गए। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या ड्रोन हमले जब हुए थे तो 1-2 साल से जारी है, उसमें मुल्क की सलामती को ख़तरा नहीं था? यहाँ जो करप्शन है, यहाँ बेरोज़गारी है, अमन व अमान का मसला है, और ये जो लोड शेडिंग है, इनको अगर वो ले जाकर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में वहाँ दाखिल कर लेते, और अभी जो दोबारा
نہیں آپ چلے جاتے ہیں, یہ سپریم کورٹ صرف نون لیگ میں تھوڑی جانا ہے, آپ بھی جا سکتے ہیں. دیکھیں بلیدی صاحب, جو مشورہ آپ ہمیں دے رہے ہیں یا میاں نواز شریف صاحب کو دے رہے ہیں, رانا صلی اللہ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ اس کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کر لیتے, اس سے پہلے کیمرہ بھی بات ہوئی تھی, اس میں عدم اعتماد کا اظہار ہے, تو یہ استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ نوے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اختیارات کو جا کر سپریم کورٹ کے حوالے کرنا, تو اور اگر یہ بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو سب پولیٹیکل لوگوں کو یہ جو موجودہ حالات ہیں, میں تو جمعیت علماء اسلام اس حکومت کا حصہ نہیں ہے, ہم نکل چکے ہیں, اور یہ حکومت پر ہمیں اعتماد بھی نہیں ہے کہ اس کا گڈ گورننس ٹھیک نہیں ہے, یہاں بالکل ناکام ہو چکی ہے. لیکن اس کا معنی نہیں ہے کہ آپ کسی تیسری قوت کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ تمام سسٹم کو ختم کرے. تو اس لیے جمعیت علماء اسلام یہ اس جمہوری اگر نظام کو کوئی ٹھیک ہے, اوکے, آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. زاہد خان صاحب, جی زاہد خان صاحب, جی میں اس میں بلیدی صاحب کی بات سنا, میں آتی ہوں آپ کا زاہد صاحب, جی جو رانا صاحب نے 2-3 باتیں کی, میں اس پہ ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اس نے کہا دفاع پاکستان کونسل جو ہے اس نے الیکشن میں جو لوگ کل اس میں شریک ہو رہے ہیں, میرے خیال میں اس میں کوئی بھی الیکشن والا پارٹی ہے نہیں. ایک دوسرا جماعت اسلامی ہے, جماعت اسلامی ہے, آپ تو نہیں ہے رانا صاحب, چھوڑ دو نا. جماعت اسلامی کے علاوہ جماعت اسلامی کے دیکھیں نا, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں یہاں پہ, بینرز میں بھی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے جن کی اسٹیبلشمنٹ سے بڑی نسبتیں رہی ہیں, اور جو ساتھ رہے ہیں, جو بی ٹیم رہے ہیں, ان سب کی بات ہو رہی ہے. رانا صاحب اگر اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ, سبحان اللہ, وہ بھی کر لیں. اگر آپ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی آپ شامل کروا رہے ہیں تو بنگلہ دیش کا جو صورتحال ہوا تھا, یا افغانستان کے وار کا جو صورتحال ہوا تھا, یا کشمیر میں جو کچھ ہے, وہ تو سارے آپ کے سامنے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ 17ویں ترمیم منظور کرانے والے بھی رکھے ہیں جن نے 17ویں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک جلسہ کیا جا رہا ہے, جب سنا میرے بات سمجھا دوں گے, مجھے بات کرنے تو دینا. چلیں زاہد خان صاحب کی بات کمپلیٹ ہونے دیں. جی خان صاحب, دیکھیں ثناء اللہ صاحب نے 2 باتیں کی. ایک اس نے یہی کہا کہ جی جو کمیشن بناتے وہ سپریم کورٹ بناتے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. میں تو لا کا نہیں ہوں, یہ تو لا منسٹر بھی ہے, لیکن اگر حمید الرحمان کمیشن کو دیکھا جائے تو وہ بھی ایک حکومت نے بنایا تھا, یا ابن آباد کمیشن ہے تو وہ حکومت نے بنایا تھا. کبھی بھی سپریم کورٹ نے کوئی کمیشن نہیں بنایا ہے. میں یہ نہیں بات سن رہا ہوں, ہمیشہ کے لیے حکومت بناتے. ہاں, یہ ڈیمانڈ آپ کا صحیح تھا کہ جب آپ نے کہا کہ جی اس کے اوپر, جب میاں صاحب نے کہا تھا کہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے تھے, اور آپ کا جو آپ کا پارلیمانی سیکورٹی پارلیمانی کمیٹی, اس میں ایک سالدار آپ کا ممبر ہے, اور اس نے اس میں اپلیکیشن دیا کہ اس کمیٹی میں اس بات کو لے کے آئے میمو کو, وہ اسی پہ عمل ہوا, لے آیا. اور آپ ایک بات میں بتا دو, وہ تو حکومت پیپل پارٹی ہے نہیں کہ خود اس کے وہ کرے. لیکن ایک بات واضح ہے کہ جو ابھی آپ نے امریکہ کے جو آپ نے بیس کو خالی کروا دیا, جب آپ نے اس کی سپلائی لائن بند کر دی, آپ نے اس کے بون کانفرنس میں نہیں گئے, تو اس میں اس نے کہا کہ یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی, یہ کمیٹی فیصلہ آئے گا پارلیمنٹ میں, اور یہ جو بھی فیصلہ کا ہم اس کو مانیں گے. تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے, کیونکہ اس وقت اگر جمہوریت ہے اور ہم جمہوریت کو دوام دیں, یہ ٹھیک ہے. آج پیپل پارٹی بھی تھی, کل مسلم لیگ نون آ جائے گا, یا اس سے پہلے مسلم لیگ نون تھی, پھر پیپل پارٹی آ جائے. لیکن اگر جمہوریت کے لیے نقصان ہو, جمہوریت کو ڈیریل کرنا ہو, تو میرے خیال میں وہ کسی کی مفاد میں نہیں ہے, وہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے, اس قوم کے مفاد میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا رانا صاحب, کیونکہ بات ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی, نون لیگ نے کیا فیصلہ کیا, کیا اس ریلی میں شرکت کرے گی یا نہیں, اور اگر نہیں کرے گی تو کیوں نہیں کرے گی؟ دیکھیں, نون لیگ جو ہے وہ غالباً کل ایک وفد گیا تھا میاں نواز شریف صاحب کے پاس, غالباً نہیں یقیناً, جی. تو مجھے کیونکہ یعنی براہ راست اس بارے میں معلوم نہیں ہے, لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ میاں صاحب نے اس ریلی میں شرکت سے جو ہے وہ معذرت کی ہے. باقی اس میں یہاں پہ بورڈز لگے ہوئے ہیں, میں نے کوئی بورڈ ان لوگوں کا نہیں دیکھا جن کا نام لیا جا رہا ہے. یہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذکر آ رہا ہے, یہاں پہ جماعت اسلامی کے جو پروفیسر منور حسن صاحب ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے, اور یہاں پہ سمیع الحق صاحب کا ذکر آ رہا ہے, وہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. تو دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہ لوگ دفاع پاکستان کے اوپر جو ہے وہاں پہ ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں. جب جمہوریت ہے اور جلسہ کرنے کا ہر کسی کو جو ہے وہ اجازت بھی ہے, حق بھی ہے, تو وہ ٹھیک ہے, جلسہ یہاں پہ لاہور میں کر رہے ہیں, اپنا نقطہ نظر وہ
जो है वो बयान करेंगे। और मेरा तो अंदाज़ा ये है कि जमात इस्लामी और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है, इनका आपस में वो MMA वाली भी को बात जो है वो चल रही है, और ये लोग जो हैं ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, देखें एक नेशनल यानी इशू है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा करना कि हुकूमत जो है इस मामले पे ऊपर इंक्वायरी कमीशन बनाने को तैयार नहीं है। और मैं ज़ाहिद साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँ कि कमीशन बनाने का सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल है, और इससे पहले भी कई मामलात में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कमीशन बना चुका है। तो इस बात की इस्तदा करना और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, इससे मार्शल लॉ कहाँ से आ गया? यानी ये इस तरह से मार्शल लॉ जो है वो अगर आना है तो फिर तो ये तो कोई बात नहीं। साहब, जब एक बात आती है कि फौज और हुकूमत आमने सामने हो गई, ये जब आपकी मीडिया के अगर आप देखें तो ये चीज जब आमने सामने हो गई तो फिर इसका मतलब ये है कि कुछ होने वाला है या कुछ हो रहा है? साहब कोई आमने सामने नहीं हुई, फौज ने वो मौक़िफ़ इख्तियार किया है जो उन्होंने इंक्वायर किया। जमहूरी लोग समझ रहे, फौज ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया। ठीक है, ओके राना साहब थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू। और लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस्माइल बुलैदी साहब से पूछेंगे, आजम स्वाति साहब के बारे में आपको अपडेट भी करेंगे, इमरानी सुनामी का शिकार आजम स्वाति साहब। एंड वेलकम बैक टू लेकिन। हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, जाहिद खान साहब और इस्माइल बुलैदी साहब, और अब हमें ज्वाइन किया सलीम साफ़ी साहब ने इस्लामाबाद से। जी सलीम साफ़ी साहब, पहले तो आप ये बताइए कि इस्लामाबाद में क्या खबरें गर्म हैं और क्या हो रहा है, महाज आ रही या नहीं? इस्लामाबाद में आज तक तो ये खबरें गर्म थी कि महाजाराई जोरों पे पहुंच गई है। अलबत्ता जब से प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है तो उसके बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मामला वक्ती तौर पे दब गया है और शायद जितना जल्दी लोग चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उस तरह का नहीं होगा। तो मुख्तलिफ अफवाहें हैं और एक अफवाह एक एक्सट्रीम पे होती है, दूसरी एक्सट्रीम पे होती है। मसलन एक अफवाह और तजिया इस एक्सट्रीम पे है कि मामलात संभल गए और कुछ दरमियाना रास्ता निकाला जा रहा है, और दूसरी एक्सट्रीम की अफवाह यही है कि नहीं, रुखसती के लिए तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। लेकिन जो मेरा अपना अंदाज़ा है वो यही है कि ना मामलात उतने सेट हो गए हैं और सेटल हो गए हैं जितना कि तासुर दिया जा रहा है, और ना वो वाली कैफियत है कि कोई 2-4 दिनों में कुछ होने वाला है। तो दरमियाना ऑप्शन क्या है साफ़ी साहब? दरमियाने ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं। जाहिर बात है कि एक तो ये हो सकता है कि जिन जिन लोगों की कुर्बानी दी जा चुकी है उनके साथ 2-3 और मिला के उनकी कुर्बानी दी जाए और आगे के लिए रास्ता निकाला जाए। दूसरा दरमियानी रास्ता जो है वो कुछ नए सेटअप पे यानी अगले इलेक्शन के लिए कुछ अरेंजमेंट पे इत्तेफाक हो सकता है, क्योंकि बीच में प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं और जाहिर बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से वो वाला मौक़िफ़ उस तरह नहीं है, और फिर उनकी मजबूरियां फ्यूचर के हवाले से वो भी जरदारी साहब से कुछ मुख्तलिफ हैं, क्योंकि जरदारी साहब तो किसी भी वक्त बाहर जाके बैठ सकते हैं लेकिन शायद प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए उसको उस तरह का करना मुमकिन ना हो। ठीक है, जाहिद खान साहब आप क्या समझते हैं, मामला संभल गया है कुछ अरसे में? जिस तरह बार बार कहा जा रहा था 72 घंटे बड़े अहम हैं, आज भी कहीं ये बात की गई है, आप क्या समझते हैं? 72 घंटे गुजर गए, कुछ बुरा वक्त गुजर गया, ठहर गया? सना मेरे ख्याल में कोई ऐसे नहीं होने वाला है न, चूंकि मैं एक सियासी कारकुन के नाते से जब देख रहा हूँ तो इस वक्त सब लोग मैच्योर है, चाहे वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे हमारे इदारे हो, और वो एक ऐसा कोई भी इकदाम नहीं उठाएगा जिससे इस मुल्क, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है ये ऐसे बड़ी इश्यूज के या ऐसे टकराव के मुतहमिल नहीं हो सकता है। इसलिए अगर कोई चीज़ गर्म भी हुआ जिस तरह साफी साहब ने कहा, तो उसी तरह मेरे ख्याल में वक्त, हाँ, जिस कल या परसों जो 2 दिन पहले जब या कल ही था कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने लोगों से कहा कि इलेक्शन की तैयारी करो मार्च के बाद, तो ये मेरा ज़हन है कि इलेक्शन के बाद तो वैसे भी मार्च के बाद वैसे भी इलेक्शन का
अनाउंसमेंट मेरे जहन में है कि होगा, क्योंकि हुकूमत के लिए मुश्किलात है, हुकूमत उस तरह काम नहीं कर सकता है जिस तरह को उसको करना चाहिए। तो ये एक चीज है, लेकिन इस वक्त ये जो 72 घंटे या जो ये घंटे देते रहे, मेरे ख्याल में ये गलत थे, इसका कोई वो नहीं है। बुलैदी साहब ये बताइएगा कि आजम स्वाति चले गए अब पीटीआई में, ये आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है, धचका है, नहीं है? क्योंकि पहले इस्तीफा तो वो दे चुके थे सेनेट की सीट से, क्योंकि ये वही शख्स हैं जिनकी वजह से आप हुकूमत से अलहदा हुए इन्हीं के इशू पर। आप समझते हैं ये आपके लिए अहम थे? कोई ऐसा मसला नहीं है। स्वाति साहब पर जमात जमीयत उलमा इस्लाम का एहसान था और एहसान है, वो एक सरमायादार था। अगर वो आए और चले गए तो आप देख रहे हैं कि तमाम जमातों से लोग किसी के कहने पर इमरान खान के पास जा रहे हैं। ये तो सिलसिला अगर जारी है तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान एक खिलाड़ी हो सकता है, बाकी ये सियासत के मैदान में वो नाकाम है। और स्वाति साहब को जिससे मफाद के लिए अगर आगे ज्यादा मफाद उसके नज़र में किसी ने कहा कि आपको मिलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक शख्स के जाने से हमारी कोई हैसियत में कोई फर्क नहीं पड़ेगी और ये आजाद है और हमने बड़ा उस पर एहसान भी किया। ठीक है साफी साहब, क्विकली ये बताइएगा कि सिर्फ क्लीन लोग जाते हैं पीटीआई में, कितने क्लीन हैं आजम स्वाति साहब? आजम स्वाति साहब एक जहन वाले आदमी थे, उस जहन के इस्तेमाल करके उन्होंने अमेरिका में बहुत सारा पैसा कमाया, फिर पाकिस्तान आए, मुशर्रफ के दौर में वो नाजिम बने, लोग उनको डॉलरों वाला स्वाति साहब कहते थे। फिर उन्होंने मुत्तहिदा मजलिस अमल में आए, उनको कुछ सूबाई मेंबरान MMA ने फरोख्त करवा दिए, उन्होंने उनसे ले लिए और 4 मेंबरान सूबाई असम्बली उस सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने अपने लिए बराह रास्त पैसे दे के खरीद लिए और उसके बाद वो आके सेनेटर बने और अब तक JUI के पास थे। और JUI में फिर वो ज़हीन लोगों में और जो असल ताकत वाले लोग हैं उनके करीब समझे जाने वाले लोगों में शामिल थे। तो अब एक मरतबा फिर वो जहानत का मुजाहरा कर रहे हैं और जो एक नई सियासी कुव्वत उनको नजर आ गई है तो उसकी तरफ जा रहे हैं और मुझे यकीन है कि उनमें सलाहियतें इतनी है कि बहुत जल्दी उधर भी अपने लिए उसी तरह का मुकाम बना लेंगे जिस तरह की उन्होंने JUI जो कि मौलवी और दीनी लोगों की जमात है और वो मेरी तरह कभी एक दिन के लिए भी, मैं तो शायद गया हूँ मदरसे चंद दिनों के लिए, लेकिन आजम स्वाति साहब वो भी नहीं गए थे, लेकिन उधर उन्होंने अपने लिए ये मुकाम बना लिया था। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमें ज्वाइन करने के लिए। लगारी साहब, आजाद खान साहब आपका शुक्रिया, इस्माइल बुलैदी साहब आपका शुक्रिया, सलीम साफी साहब आपका शुक्रिया। और जाते जाते बस यही कि पीटीआई क्लीन ही नहीं ज़हीन लोगों की पार्टी भी है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, वापस चलेंगे जियो न्यूज़ की जानिब।